नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं प्रीति सिंह। अगले आधे घंटे में होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बात होगी राज्यवार खबरों की और खेलों की दुनिया की भी बड़ी हलचलें आप तक पहुंचाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। वैश्विक शांति और चुनौतियों के समाधान के लिए भारत की तरफ देख रही है दुनिया। जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के वैश्विक शिखर सम्मेलन जी2 कनेक्ट में प्रधानमंत्री का संबोधन। कहा, पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ रहा है देश। पश्चिम बंगाल के काशीपुर में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के मामले ने पकड़ा तूल। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से तलब की रिपोर्ट। मृतक के परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे अमित शाह। सागरमाला कार्यक्रम के तहत अब तक 6.5 लाख करोड़ रुपए की 1537 परियोजनाओं की पहचान। 2035 तक 802 परियोजनाएं होंगी पूरी। जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल का बयान। कहा, आर्थिक प्रगति में मील का पत्थर साबित होंगे जलमार्ग। अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा सभी के लिए सस्ती और सुलभ उपलब्ध कराने पर उपराष्ट्रपति का जोर। पंजाब विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में संबोधन। युवाओं की रचनात्मक ऊर्जा को उजागर करने की कही बात। हर हर महादेव के जयकारे के साथ खुला बाबा केदारनाथ का कपाट। मंदिर को भव्य रूप से 9 क्विंटल फूलों से सजाया गया। दर्शन के लिए उमड़ा भक्तों का सैलाब। और हेडलाइंस के बाद वो खबरें जो दिन भर सुर्खियों में रही। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन के 3 आतंकवादी मारे गए, जबकि सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को धर दबोचा। आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में मिली खुफिया जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों ने वहां घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया था। पंजाब पुलिस ने बीजेपी की दिल्ली इकाई के प्रवक्ता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को दिल्ली में उनके आवास से गिरफ्तार किया। आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को पंजाब पुलिस ने राज्य में सांप्रदायिक तनाव और हिंसा भड़काने की कोशिश करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पार्टी ने बीजेपी के प्रतिशोध के आरोप को खारिज किया है। वित्त मंत्रालय ने 14 राज्यों को 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की दूसरी मासिक किस्त जारी की है। इसी के साथ राज्यों को जारी की गई कुल राशि 14,366 करोड़ रुपए हो गई है। यह अनुदान 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली के बीच राष्ट्रीय राजधानी में प्रशासनिक सेवाओं के नियंत्रण के विवाद से जुड़ा मामला 5 न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ को स्थानांतरित किया है। पीठ ने कहा है कि संविधान पीठ ने सेवाओं पर नियंत्रण के मुद्दे के अलावा विवाद से उत्पन्न सभी मुद्दों पर विचार किया है। भारत यात्रा पर आए इटली के विदेश मंत्री लुइगी दे मेयो ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच कारोबार, निवेश, रक्षा, सुरक्षा, हरित ऊर्जा समेत द्विपक्षीय संबंधों पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही दोनों नेताओं ने साइबर सुरक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग पर विचार किया है। वहीं यूक्रेन संघर्ष और इसके प्रभावों, कोविड और इंडो पैसिफिक क्षेत्रों पर चर्चा की गई। देश में बीते 24 घंटों में कोविड-19 के 3,545 नए मामले सामने आए हैं। इलाज करा रहे मरीजों की संख्या कुल मामलों का 0.05% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर ठीक होने वाले संक्रमितों की दर 98.74% आकी गई है। दैनिक संक्रमण दर 0.76%, जबकि साप्ताहिक संक्रमण दर 0.79% है। अमेरिका के दवा नियामक ने खून के थक्के जमने के गंभीर जोखिम के मद्देनजर जॉनसन एंड जॉनसन के कोविड-19 रोधी टीके के इस्तेमाल को लेकर कुछ प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। अब तक टीके की खुराक केवल उन वयस्कों को दी जा सकेगी जो कोई अन्य वैक्सीन नहीं ले सकते या फिर खासतौर पर J&J का टीका लगवाने का अनुरोध करते हैं। चीन में कोविड के बढ़ते मामलों के कारण इस साल सितंबर में हांगझू में होने वाले एशियाई खेलों को स्थगित कर दिया गया है। ओलंपिक के बाद इसे दूसरा सबसे बड़ा खेल आयोजन माना जाता है। इन खेलों का आयोजन शंघाई से लगभग 175 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित जिंगजियांग प्रांत की राजधानी हांगझू में 10 से 25 सितंबर के बीच किया जाना था। बंगाल की खाड़ी में बना हवा का कम दबाव का क्षेत्र कल तक और गहरा होने और रविवार तक इसके चक्रवात का रूप लेने की आशंका है। भुवनेश्वर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार इसके 10 मई तक आंध्र प्रदेश और ओडिशा के उत्तरी तटों से गुजरते हुए पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने की संभावना है। संभावित चक्रवात से निपटने के लिए एहतियाती उपाय किए गए।
संसद भवन परिसर में आज राज्यसभा सचिवालय की तरफ से बच्चों के लिए क्विज और कविता पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में राज्यसभा सचिवालय के कर्मचारियों और अधिकारियों के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 10 मई को इस प्रतियोगिता के विजेताओं को राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू सम्मानित करेंगे। और अब खबरों पर विस्तार से एक नजर। वैश्विक शांति हो या समृद्धि या फिर वैश्विक चुनौतियों से जुड़े समाधान, आज दुनिया भारत की तरफ बड़े भरोसे से देख रही है और भारत भी वैश्विक कल्याण के एक बड़े लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के जीतो कनेक्ट 2022 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कही। वोकल फॉर लोकल के मंत्र को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आजादी के 75 साल का जश्न मनाने के बीच भारतीयों को विदेशी वस्तुओं का गुलाम नहीं बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज सभी को लगता है कि भारत अब संभावनाओं और क्षमता से आगे बढ़कर वैश्विक कल्याण के एक बड़े लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भविष्य का भारत का रास्ता और मंजिल दोनों स्पष्ट है। जब सरकार में इच्छा शक्ति होती है और जनता जनार्दन का साथ होता है, सबका प्रयास की भावना प्रबल होती है, तो बदलाव को कोई रोक नहीं सकता है। बदलाव संभव होता है और वो बदलाव आज हम देख भी रहे हैं, अनुभव भी कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि आजादी के बाद गलत आर्थिक नीतियों, भ्रष्ट शासन और अदूरदर्शी नेतृत्व के कारण देश को भारी नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोग अब आत्मनिर्भर, खुशहाल, समृद्ध और शक्तिशाली भारत की बात करते हैं। जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कार्यक्रम JITO कनेक्ट 2022 में नितिन गडकरी ने आयात घटाने और निर्यात बढ़ाने की जरूरत को रेखांकित किया। हमारे आर्थिक विकास में स्काई इज द लिमिट। वी आर ए रिच नेशन विथ ए पुअर पॉपुलेशन। 47 के बाद रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज, बैड एंड करप्ट गवर्नेंस एंड विजनलेस लीडरशिप में हमारा बहुत नुकसान हुआ। अब मोदी जी के नेतृत्व में हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने तटीय जिलों के समग्र विकास के लिए कन्वर्जेंस मोड में 567 नई परियोजनाओं की पहचान की है और ये जो 567 नई परियोजनाएं हैं, इसमें 58,700 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल की अध्यक्षता में दिल्ली में राष्ट्रीय सागरमाला शीर्ष समिति की बैठक में सागरमाला कार्यक्रम की समीक्षा की गई। राष्ट्रीय सागरमाला शीर्ष समिति की बैठक के बाद जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि हितधारकों के साथ कई बार चर्चा के बाद मंत्रालय ने 567 परियोजनाओं की पहचान की है। उन्होंने कहा कि सागरमाला परियोजना देश के आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभा रही है। 5.5 लाख करोड़ की लागत से 802 परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जिनके साल 2035 तक पूरा होने की उम्मीद है। सरकार ने सागरमाला कार्यक्रम के तहत अब तक 6.5 लाख करोड़ रुपए की कुल 1,537 परियोजनाओं की पहचान की है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने यह भी कहा कि सागरमाला कार्यक्रम के कारण ही प्रमुख बंदरगाहों पर कनेक्टरों की उपलब्धता में लगने वाले समय में कमी आई है। उन्होंने कहा कि पिछले 7 साल में परियोजना के तहत तटीय क्षेत्रों में गतिविधियां बढ़ी हैं और इस कारण देश में आर्थिक प्रगति को रफ्तार मिली है। सरकार देश के 75 तटीय जिलों के समग्र विकास के लिए काम कर रही है। समिति की बैठक में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद थे। The shipping industry, the port sector, and the overall modernization of this sector straight away leads to cost of logistics coming down, the turnaround time becoming more efficient, and will have a direct impact on India's international trade. और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अखिलेश सुमन मेरे साथ जुड़े हैं, उनका हम रुख करेंगे। अखिलेश, हम देख रहे हैं कि हाल के सालों में तटीय क्षेत्रों में गतिविधियां बढ़ी हैं, जिससे देश की आर्थिक प्रगति को काफी रफ्तार मिली है और अब सागरमाला कार्यक्रम के तहत 1,537 परियोजनाओं की पहचान। किस तरह से ये जो बैठक है इसकी महत्वपूर्ण और बड़ी बातें आज सामने आई है?
देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है प्रीति की, जो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्डिक देशों के साथ सम्मेलन कर रहे थे। नॉर्डिक देशों मतलब डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, इन 5 देश है नॉर्डिक देश। उन सब के साथ शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात कही कि जो भारत का जो सागरमाला प्रोजेक्ट है, उस सागरमाला प्रोजेक्ट में वो निवेश करें। और उन्होंने कहा कि ब्लू इकोनॉमी में उनके पास निवेश करने के बहुत सारे अवसर हैं। तो आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी वहाँ शिखर सम्मेलन किया और अभी आके सागरमाला प्रोजेक्ट पे बैठक हुई। तो वो एक बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही गंभीर प्रयास है कि किस तरह से हमारा जो इतना बड़ा तट है, समुद्र तट 7,517 किलोमीटर लंबा समुद्र तट है, जिसमें कि पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में आपका हिंद महासागर और फिर पश्चिम में अरब सागर। बहुत कम देशों के पास ऐसे अवसर होते हैं। और इतना बड़ा जो समुद्र तटीय हमारा क्षेत्र है, उसमें विकास, खास करके जो हमारा जो विदेश के साथ संबंध है, जो विदेश के साथ माल की आवाजाही होगी, विदेश के साथ व्यापार बढ़ना चाहिए, उस तरह का संरचना भी होना चाहिए समुद्र तटीय क्षेत्र में। तो उस तरह की संरचना बनाने के लिए सागरमाला प्रोजेक्ट लाया गया है। और इस सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत होलिस्टिक डेवलपमेंट, मतलब कि जो अवसंरचना है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र है, उसके अलावा जो सारे जो अन्य जो सुविधाएं मिल सकती है कि या तो हम व्यापार करें बाहर से, या हम अंदरूनी भी एक रास्ते से दूसरे रास्ते की तरफ जाएं, तो उसमें भी व्यापार में कोई अड़चन ना आए, उन व्यापार करने वाले लोगों को सहूलियत हो। इसके लिए ही यह बैठक की गई है। और इस बैठक में काफी विस्तार से चर्चा हुई कि किस तरीके से इसको यथाशीघ्र पूरा किया जा सकता है और किस तरीके से इसमें विदेशी निवेश की संभावनाओं को और ज्यादा पुख्ता किया जा सकता है। क्योंकि देखिए, जैसे भी हम ईज ऑफ बिजनेस देते हैं, विदेशी निवेश बढ़ता है, और जब विदेशी निवेश बढ़ता है तो व्यापार की तरह तरह की संभावनाएं बढ़ती हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में हो, चाहे वो मॉडर्न सिटी बनाने में हो, चाहे वो गाँव के विकास में हो, स्किल डेवलपमेंट हो, हमारा जो अनस्किल्ड लेबर है उसको भी बहुत तरह के रोजगार मिलते हैं। तो इस लिहाज से सागरमाला प्रोजेक्ट पे आज ये बैठक की गई है। और आगे आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि न सिर्फ नॉर्डिक देश बल्कि कई अन्य सारे देश जो समुद्र तटीय क्षेत्र में बंदरगाहों के विकास में रुचि रखते हैं, वो यहाँ निवेश करने की संभावनाएं तलाशेंगे। बिल्कुल अखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। जाहिर तौर पर तटीय क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा गतिविधियां बढ़ाने पर सरकार का जोर है और 75 तटीय जिलों के समग्र विकास के लिए काम किया जा रहा है। और अब बैठक के बाद जो महत्वपूर्ण फैसले हैं, जाहिर तौर पर सरकार का पूरा जोर है कि सागरमाला कार्यक्रम के तहत तेज गति से आगे इस दिशा में बढ़ा जाए। खबर में आगे बढ़ेंगे। पश्चिम बंगाल के काशीपुर में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के मामले को गृह मंत्रालय ने संज्ञान में लिया है और इस मामले में गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट तलब की है। वहीं 2 दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचे अमित शाह आज अपने सभी कार्यक्रम रद्द करके अर्जुन चौरसिया के घर पहुंचे, उनके परिवार वालों से मुलाकात की। अमित शाह ने इस मामले में वीडियोग्राफी के साथ ही पैनल पोस्टमार्टम कराने और मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की बात कही। उन्होंने कहा कि बंगाल में डर का माहौल बनाने की साजिश रची जा रही है। बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर पर कोर्ट को भी भरोसा नहीं है। 1 साल समाप्त होने के बाद जैसे संदेश दे रहे हैं कि हम रुकने वाले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी हिंसा की राजनीति में ना विश्वास करती है, ना हिंसा की राजनीति से डरती है। हम कानून की अदालत में इतना सुनिश्चित करेंगे कि चौरसिया के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दे। इससे पहले अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के 3 बीघा पहुंचकर बीएसएफ अधिकारियों के साथ बैठक की। गृह मंत्री ने वहां पौधारोपण भी किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि देश के शिक्षण संस्थानों को विश्व स्तरीय बनाने के लिए प्रयास करने चाहिए। चंडीगढ़ में पंजाब विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने अकादमिक उत्कृष्टता पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अर्थव्यवस्था और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों को बौद्धिक संपदा अधिकारों के तहत पेटेंट पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने विश्वविद्यालयों और सरकार के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत बताई, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में अधिक मजबूत नीतियां तैयार की जा सके। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने प्रतिष्ठित व्यक्तियों को मानद उपाधि और पंजाब विश्वविद्यालय रत्न पुरस्कार भी प्रदान किए। We must always harness the power of education and unleash the creative energies of young minds, hands and hearts. The new India we are dreaming of will be built on soaring aspirations and acquisition of new competencies. And the academic community of the universities must focus
on achieving the excellence. That should be our priority and focus for the universities. More and more research papers, more and more patents. आज की खबर को आप टेलीविजन के अलावा संसद टीवी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। ये बुलेटिन संसद टीवी के यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर भी देखा जा सकता है। साथ ही संसद टीवी के ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट भी आपके लिए उपलब्ध हैं। आप संसद टीवी के आईडी को फॉलो कर सकते हैं और इन आईडीज पर आप अपने राय, सुझाव और प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा कर सकते हैं, जिनका हम इंतजार करते हैं। फिलहाल एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद समाचार राज्यवार, साथ ही नजर डालेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर भी। आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। भारत लाखों बरस प्राचीन सभ्यता, जिसे घर के जयचंदू और मीर जाफरों ने गुलाम बनने पर किया मजबूर। देशभक्तों ने अपनी जान न्यौछावर करके भारत को करवाया आजाद, और भारत को प्रेम करने वाले देश प्रेमियों ने किया नव भारत का निर्माण। नव भारत के निर्माता सिर्फ संसद टीवी पर। The India Startup Story. Powerful ideas. Dynamic solutions. Innovation, enterprise. Its success and challenges. Packed in a brand new show, The Journey of Startups, only on Sunset TV. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब राज्यों की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और अश्विनी कुमार चौबे ने दिल्ली के पर्यावरण भवन में योग अभ्यास कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले इस योगाभ्यास में विभाग के कई लोगों ने शिरकत की। अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि योग अभ्यास देश और दुनिया को एक दिशा देगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा केरल के दौरे पर हैं। आज कोझिकोड में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 9 मई को अपने आवास पर चिंतन शिविर के लिए गठित 6 समितियों के संयोजकों की बैठक बुलाई है। समितियों के संयोजक 3 दिवसीय सम्मेलन में चर्चा किए जाने वाले प्रस्तावों का फाइल ड्राफ्ट प्रस्तुत करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में रामलला मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। साथ ही हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। वहीं मुख्यमंत्री ने राम मंदिर निर्माण स्थल जाकर मंदिर निर्माण की तैयारियों का जायजा लिया। कांग्रेस ने उत्तराखंड की चंपावत विधानसभा सीट के लिए हो रहे उपचुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ निर्मला गहतोड़ी को उम्मीदवार अपना घोषित किया है। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने निर्मला की उम्मीदवारी को स्वीकृति भी दे दी है। सीट पर 31 मई को मतदान होगा। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने जैविक खेती करने वाले किसानों के खातों में पैसे ट्रांसफर किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने शुद्ध जैविक राज्य की योजना बनाई है। स्थायी आजीविका और स्वास्थ्य के लिए मणिपुर को 5 साल के भीतर एक शुद्ध जैविक राज्य में बदलना राज्य सरकार का मिशन है। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने द लर्किंग हाइड्रा साउथ एशियाज टेरर ट्रैवल पुस्तक के विमोचन के मौके पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को खतरनाक संगठन बताया। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल अपने निहित स्वार्थ के लिए उनका समर्थन कर रहे हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अजान के समय मस्जिद पर लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति मांगने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि कानून में अब स्पष्ट हो चुका है कि मस्जिदों में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करना मौलिक अधिकार नहीं है। उत्तर प्रदेश में वाराणसी के ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी परिसर में अदालत के आदेश पर एक टीम वीडियोग्राफी सर्वेक्षण के लिए पहुंची। काम शुरू होने से पहले ज्ञानवापी में जुमे की नमाज पढ़ने के लिए भारी भीड़ एकत्र हो गई। इस मौके पर काशी विश्वनाथ धाम और ज्ञानवापी के आसपास की दुकानें बंद कर दी गई।
ईडी ने झारखंड के खूंटी जिले में मनरेगा कोष में 18 करोड़ रुपए से अधिक के कथित गबन से जुड़े धन शोधन के एक मामले में झारखंड की खनन सचिव पूजा सिंघल के परिसर सहित कई अन्य ठिकानों पर छापेमारी की। मामला 2008 से 2011 के बीच का है। इस सिलसिले में झारखंड के साथ बिहार और पश्चिम बंगाल में छापेमारी की गई। केरल में वेतन नहीं मिलने से नाराज राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे बस सेवाएं प्रभावित हुई हैं। इससे लोगों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भीषण गर्मी के कारण राज्य के सभी निजी स्कूलों को 7 मई से ऑफलाइन कक्षाएं बंद करने और ऑनलाइन माध्यम से कक्षाएं शुरू करने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अप्रैल के अंतिम सप्ताह में स्कूलों से अपनी छुट्टी 2 मई से 15 जून तक करने के लिए कहा था। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में पहला रुद्राभिषेक लोक कल्याण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से हुआ। विधि विधान से विशेष पूजा अर्चना के बाद वैदिक मंत्रोच्चार के बीच केदारनाथ मंदिर का मुख्य द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। इस अवसर पर मंदिर को भव्य रूप से 9 क्विंटल फूलों से सजाया गया था। सेना की मराठा रेजिमेंट के बैंड की भक्तिमय धुनों के साथ देश विदेश से आए 10,000 से अधिक श्रद्धालु मंदिर के कपाट खुलने के साक्षी बने। मंदिर परिसर में मौजूद हजारों श्रद्धालुओं के अलावा हेलीकॉप्टर और पैदल मार्ग से श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला जारी है। 3 मई को अक्षय तृतीया के अवसर पर गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ ही इस साल की 4 धाम यात्रा शुरू हुई थी। एक अन्य धाम बद्रीनाथ के कपाट 8 मई को खुलेंगे। बाबा से प्रार्थना की है कि 2 वर्षों के बाद जो यात्रा ये प्रारंभ हुई है, इस बार 4 धाम यात्रा प्रारंभ हुई है, ये आज श्रद्धालु आए हैं, सभी की यात्रा सरल हो, सुगम हो, सुरक्षित हो, सभी स्वस्थ रहें, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो और भगवान बाबा केदार हम सभी पर कृपा करें। और अब बड़ी खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने दुनिया से एकजुट होकर यूक्रेन में युद्ध खत्म करने का आह्वान किया है। उन्होंने यूक्रेन युद्ध को क्रूर और दुनिया को असीमित नुकसान पहुंचाने वाला करार दिया है। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि एक दिन का संघर्ष विराम भी दर्जनों नागरिकों की मौत के मुंह में जाने और घायल होने से रोकेगा और हजारों अन्य लोग युद्ध प्रभावित क्षेत्रों से बाहर निकल सकेंगे। एंटोनियो गुतेरेस ने यूक्रेन में नागरिकों और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपतियों के साथ हुई उनकी हालिया बैठकों के बारे में बताया, जिसके कारण इस सप्ताह मारियोपोल और उसके अजोवस्तर इस्पात संयंत्र से 2 निकासी अभियानों को अंजाम देना संभव हो पाया। वहीं भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से कहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध में दोनों में से किसी भी पक्ष की जीत नहीं होगी। भीषण लड़ाई वाले क्षेत्रों से मासूम नागरिकों की तत्काल निकासी पर जोर देते हुए भारत ने कहा है कि इस युद्ध में कूटनीति अंतिम हताहत होगी। यूक्रेन पर यूएनएससी की बैठक में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने स्पष्ट किया कि भारत शांति का पक्षधर है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में युद्ध की शुरुआत के बाद से ही भारत लगातार दुश्मनी को पूरी तरह से खत्म करने और इससे बाहर निकलने के लिए बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाने पर जोर दे रहा है। वहीं इस बीच यूक्रेन के बंदरगाह शहर मारियोपोल के इर्द गिर्द मौजूद ज्यादातर रूसी बल क्षेत्र छोड़कर उत्तर की तरफ बढ़ गए हैं। पेंटागन ने दावा किया है कि मारियोपोल और उसके आसपास अब 2 सामरिक टुकड़ियों के बराबर या लगभग 2000 रूसी सैनिक ही रह गए हैं। रूसी बलों को क्षेत्र पर नियंत्रण हासिल करने में कोई खास सफलता नहीं मिली और मुख्य लड़ाई पूर्वी डोनबास इलाके में केंद्रित है। वहीं श्रीलंका में आर्थिक संकट से निपटने में नाकाम रहे राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे और उनकी सरकार के इस्तीफे की मांग को लेकर व्यापार संघ ने देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। देश में जारी भीषण आर्थिक संकट के चलते सरकार विरोध प्रदर्शनों का सामना कर रही है और उसके इस्तीफे की मांग जोर पकड़ती जा रही है। स्वास्थ्य, डाक, बंदरगाह और अन्य सरकारी सेवाओं से जुड़े ज्यादातर व्यापार संघ हड़ताल में शामिल हैं। श्रीलंका में इस समय व्यापार गतिविधियां ठप पड़ी हैं और उन स्थानों पर भी सड़कें सूनी दिखती हैं जहां आमतौर पर काफी भीड़ भाड़ देखी जाती थी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। 3 अमेरिकी और 1 जर्मन अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से विदा होने के 24 घंटे से भी कम समय में कैप्सूल के जरिए टम्पा के पास फ्लोरिडा के तट के समीप उतरे। तो चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इसी से जुड़ी तस्वीरों के साथ। आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।